प्यारे बच्चों, किरचॉफ का नियम हम सभी ने कल की क्लास में पढ़ा कि किरचॉफ के नियम क्या हैं। वैज्ञानिक किरचॉफ ने वैद्युत परिपथों हेतु बहुत सारा प्रयोग करके परिपथ के संदर्भ में दो नियम दिए जिन्हें किरचॉफ के नियम कहा जाता है। और किरचॉफ के दोनों नियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन दोनों नियमों का हमारी जनरल लाइफ में इस्तेमाल भी है। तो किरचॉफ के दोनों नियम में सबसे पहले प्रथम नियम समझाए थे कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर, जंक्शन पर, जहाँ कई तार इकट्ठा होते हैं, ये सब हम समझा चुके हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। शॉर्ट में सिग्मा आई बराबर 0। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व किए थे तो इसका बदला हुआ रूप आया था कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये दोनों चीजें हमने सिद्ध कराई थी और आपको बताया था एक खास बात कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम है। कभी पूछता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण का नियम है, तो आप बता दोगे आवेश संरक्षण का नियम है। फिर उसके बाद किरचॉफ का दूसरा नियम एक्सप्लेन किए थे कि अगर कोई वैद्युत परिपथ, बकायदा ये सब हम चित्र बना के प्रूव कर चुके हैं कि अगर किसी वैद्युत परिपथ में बहुत सारे सेल जुड़े हों तो किसी वैद्युत परिपथ में संयुक्त समस्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल परिपथ के विभिन्न पास के विभवांतर के योग के समान होता है। माने डेरिवेशन कराए थे सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी। परिपथ के जितने पास हो, जितने टुकड़े हो, सबका विभवांतर जोड़ दो और वो परिपथ के सारे सेलों के विद्युत वाहक बल के जोड़ के बराबर होता है। इसी को दूसरे शब्दों में बताए थे कि किसी परिपथ में जुड़े समस्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल परिपथ में प्रवाहित धारा और परिपथ में शामिल समस्त प्रतिरोधों के कुल योग के गुणनफल के समान होता है। ये किरचॉफ के दो नियम हमने आपको समझाया था और इन दोनों नियमों को हम लिखा भी चुके हैं। हमको किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग करना था जिसमें श्रेणी क्रम में अनुप्रयोग था और समांतर क्रम में, यही दोनों कल पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, लिखे नहीं है आप लोग, आज दिखाएंगे किरचॉफ के नियमों का अनुप्रयोग। किरचॉफ के नियमों का अनुप्रयोग माने बच्चों किरचॉफ के जो नियम हैं उनका हमारी लाइफ में क्या यूज है, क्या अनुप्रयोग है। किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग, तो किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग में पहला है प्रतिरोधों के संयोजन में, प्रतिरोध संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हुए। कई सारे प्रतिरोध अगर जोड़े जाएं तो उनका तुल्य प्रतिरोध किस तरह से ज्ञात होता है, उसमें किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर जो है आप कक्षा 9-10 में प्रतिरोध संयोजन पढ़े हैं तो कई सारे प्रतिरोध या तो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं या समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और जब चित्र जटिल हो जाता है, कोई कठिन सवाल दे दिया, प्रतिरोधों को ऊबड़ खाबड़ स्टाइल में जोड़ के दे दिया, तो हम लोग प्रतिरोध जब जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि कहाँ श्रेणी संयोजन है और कहाँ समांतर संयोजन है, तब किरचॉफ के नियम का वहाँ इस्तेमाल करते हैं और आराम से जो है प्रतिरोध का संयोजन हम कर पाते हैं। तो बच्चों प्रतिरोध के संयोजन में हम लोग जो है किरचॉफ के नियम का ही प्रयोग करते हैं जिससे हम प्रतिरोध अच्छे से जोड़ सके या एक्सप्लेन कर सके। देखिए जरा, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन क्या है? 9th-10th में पढ़ा है आपने, मजेदार टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। देखो बच्चों,
किसी वैद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, बाह्य प्रतिरोध, उसका मान ज़्यादा करने या कम करने के लिए हम कई सारे प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते हैं। और प्रतिरोधों को हम कभी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या कभी समांतर क्रम में, जिसके कारण परिणामी प्रतिरोध कम हो जाए या परिणामी प्रतिरोध ज़्यादा आए। तो परिणामी प्रतिरोधों को घटाने या बढ़ाने के लिए कई सारे प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, और प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? अगर बच्चों एक प्रतिरोध ये आपके सामने इस तरह से हम ऐसे बना दें R1 ओम का, और एक प्रतिरोध हम ऐसे बना दें R2 ओम का, और एक प्रतिरोध ऐसे बना दें R3 ओम का, और इस तरह से कई सारे प्रतिरोध हम आपके सामने रख दें। यहाँ गौर से देखिए, ये पहला प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा है और ये वाला ये दूसरा सिरा है, और ये दूसरा प्रतिरोध जो है उसका ये हिस्सा पहला सिरा है और ये वाला सिरा दूसरा। तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा। यदि हम कई प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाए, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाए, तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से, चौथे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पांचवें प्रतिरोध के पहले सिरे से, व इसी क्रम में यदि हम कई सारे प्रतिरोध जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों का यही संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहलाता है। चित्र देखिए, जैसे अगर एक प्रतिरोध ये है, यहाँ पर देखो जरा, ये कोई प्रतिरोधक हो, अगर ये प्रतिरोध का पहला सिरा है और ये प्रतिरोध का दूसरा सिरा है। एक और प्रतिरोध हम आपके सम्मुख ले रहे हैं, ये प्रतिरोध का दूसरा पहला सिरा है, ये दूसरा। अब अगर दोनों को जोड़ें, इस प्रकार जोड़ें कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से दूसरे के प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ जाए, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से तीसरे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ जाए। तो प्रतिरोधों को जब इस तरह से जोड़ा जाता है तो इसे ही हम प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहते हैं। कक्षा 10 में पढ़े हुए हो कि यदि कई प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाएं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, वह इसी क्रम में सारे प्रतिरोध यदि जुड़े हों तो प्रतिरोधों का यही संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। यहाँ बच्चों ये जो प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन हुआ, अगर इस संयोजन से हम कोई एक सेल जोड़ दें जिसका वोल्टेज V हो, और यहाँ पर एक स्विच लगा दें, और जब स्विच ऑन करें, और ये यहाँ पर जो है धारा नियंत्रक, हमने आपको परिपथ कंप्लीट करने का तरीका बताया है कि अगर धारा नियंत्रक स्विच और सेल धारा मापी वोल्टमीटर जोड़ देते हैं तो परिपथ कंप्लीट हो जाता है। प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन से हमने एक सेल V वोल्टेज का, एक स्विच और एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया, ये परिपथ कंप्लीट हुआ। और अगर अभी स्विच ऑन करेंगे तो सेल से धारा निकलेगी, मान लेते हैं सेल से धारा आई निकली, और ये धारा आई यहाँ इन प्रतिरोधों में बहने लगेगी, क्योंकि धारा के बहने का एक ही मार्ग है, तो इसलिए सभी प्रतिरोधक में धारा बराबर आई ही बहेगी। सभी प्रतिरोधक में कितनी धारा बहने लगी? आई। और बच्चों ये जैसे पहला प्रतिरोध है, ये यहाँ से यहाँ तक है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहाँ दूसरे प्रतिरोध के सिरे मान लो बी और सी के बीच हैं, तीसरे प्रतिरोध के सिरे सी और डी के बीच हैं। तो जैसा कि आपको इस चैप्टर में हमने पढ़ाया हुआ है कि कोई भी वैद्युत परिपथ के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उन्हें पास कहते हैं या लूप कहते हैं। तो यहाँ इस परिपथ का एक पास ये ए बी है, एक पास BC है, और एक पास ये क्या है CD। तो यहाँ जब धारा बह रही है इस प्रतिरोध से, तो इस पास के सिरों के मध्य कुछ ना कुछ वोल्टेज बन जाएगा। मान लेते हैं वोल्टेज बन गया V1,
तो ए से बी के बीच का वोल्टेज कितना हो गया? V1। यहां से आप, चूंकि ये प्रतिरोध है और इसमें धारा बह रही है, तो इसके सिरों के बीच क्या बन जाएगा? विभवांतर। और कितना बन गया मान लेते हैं? V1। ऐसे बच्चों, जब B और C जिसमें प्रतिरोध R2 है, धारा I प्रवाहित होगी, तो यहाँ भी जो है विभवांतर बन जाएगा, और मान लेते हैं विभवांतर कितना बन गया? V2। ऐसे ही ये जो तीसरा पास CD है, इसमें भी धारा बह रही है I और प्रतिरोध R3 है, तो यहाँ भी विभवांतर बन गया V3। तो चित्र अगर देखिए, हमने आपको दिखाया कि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इन संयोजन से B वोल्टेज का एक सेल जुड़ा है। इस कारण इस संपूर्ण परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, और धारा I प्रवाहित होने के कारण पास AB के मध्य का विभवांतर V1, पास BC के मध्य का विभवांतर V2, पास CD के मध्य का विभवांतर V3 हो गया है। और अब अगर यहाँ इस परिपथ में, प्रयुक्त परिपथ में, ध्यान से देखिए, प्रयुक्त परिपथ में किरचॉफ का नियम लगाने पर, और ये प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन है, श्रेणी संयोजन में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, और समांतर संयोजन में किरचॉफ का प्रथम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम हमने आप सबको पढ़ाया है कि किसी परिपथ के लिए सिग्मा ई बराबर सिग्मा बी, माने परिपथ में जुड़े समस्त सेलों का कुल वोल्टेज परिपथ के सभी पासों के कुल विभवांतर के योग के। तो यहाँ पर देखो जरा, सिग्मा ई सेल का कुल वोल्टेज V है, बराबर होगा पहले पास का विभवांतर कितना है? V1, दूसरे पास का विभवांतर V2, तीसरे पास का विभवांतर। तो माने V बराबर क्या होना चाहिए? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर इन तीनों संयोजन का शामिलात प्रतिरोध कैपिटल R मान लें, और उसमें धारा कितनी जा रही है? I। आप जानते हो कि सेल का विभवांतर V अगर बाह्य परिपथ R में धारा I भेज रहा है, तो B बराबर ओम का नियम क्या कहता है? I इंटू R। यदि प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो, तो इनका तीनों खट्टा के एक प्रतिरोध मान ली R ओम के, जेकर तीनों के ताकत के बराबर ताकत है। तो आप जानते हो V बराबर क्या होता है ओम के नियम से? IR। और अगर V1 बराबर पूछी तो I और इनियस प्रतिरोध कितना है? R1। V2 बराबर क्या होगा? IR2। V3 बराबर रख दें बच्चों, जहां V है वहां I इंटू R, V की जगह IR, B1 की जगह I इंटू R1, क्योंकि B1 R1 प्रतिरोध के लिए है, B2 की जगह IR2, B3 की जगह। इज दैट ओके? अब ये I इंटू R, I सब में कॉमन है बेटा, I कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट गया, श्रेणी संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम इसको बोल सकते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन के दौरान तुल्य प्रतिरोध का मान समस्त प्रतिरोधों के अलग अलग योग के समान आता है। ये किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग था। किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन अगर होता है तो तुल्य प्रतिरोध का डेरिवेशन कर लिए। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल। प्यारे साथियों, पहले तो ये जानो कि प्रतिरोध का समांतर संयोजन होता कैसे है। यदि हम कई सारे प्रतिरोध इस प्रकार जोड़ें कि सभी प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जुड़ा हो और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो प्रतिरोधों का यही संयोजन प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहलाता है। जैसे देखो,
एक प्रतिरोध ये हमने लिया R1 ओम का, और एक प्रतिरोध लिया हमने R2 ओम का, और ये एक प्रतिरोध लिया R3 ओम का। 3 ही ले रहे हैं, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं। यदि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु ए से जोड़ दें, ऐसे ऐसे कैसे, और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ दें, इस तरह से बच्चों, ऐसे, तो प्रतिरोधों का यही संयोजन प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहलाता है। और अगर हम इस संयोजन से कोई एक सेल जोड़ दें बी वोल्टेज का स्विच के साथ, तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर सेल से जो है धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये इस तरह से ऐसे आई। सभी को समझ आया कि यदि कई प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाएं, कई प्रतिरोध इस प्रकार जोड़े जाएं कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी बिंदु ए से और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु बी से जुड़े हों, तो यही संयोजन, माने पहला वाला पॉइंट एक जगह, दूसरा वाला पॉइंट एक जगह, यही संयोजन प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहलाता है। और इस संयोजन से अगर कोई सेल बी वोल्टेज का जोड़ दें तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। आपको बच्चों पीछे की क्लास में पढ़ाया गया है और पीछे लेसनों में हमने भी पढ़ाया है कि जब जो है प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज या विभवांतर नहीं बदलता। वैसे समझ लो कि ये जो पहला प्रतिरोध है उसका पहला सिरा ये ऐसे धन प्लेट से जुड़ा है और दूसरा सिरा ऐसे बी से होते हुए ऋण प्लेट से जुड़ा है, तो इसके बीच जो वोल्टेज होगा वही पहले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज होगा। ऐसे ही दूसरा प्रतिरोध का ये देखो, ऐसे ये धन प्लेट से और दूसरा वाला सिरा यहाँ से ऐसे ऋण प्लेट से, तो यहाँ इन दोनों के बीच जो वोल्टेज होगा वही किसके बीच का वोल्टेज होगा, दूसरे प्रतिरोध का। वैसे ही तीसरे प्रतिरोध का, माने प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के दौरान सभी प्रतिरोधों का वोल्टेज या विभवांतर बराबर होगा और वही होगा जो सेल का वोल्टेज होगा। अब एक चीज, जब यहाँ जो है सेल से धारा आई बह रही है तो ये यहाँ ए पर पहुंची। ए क्या है? जंक्शन, संधि, जहां से कई तार इकट्ठा हुए हैं। तो जब ये संधि ए पर धारा पहुंचे तो इसको प्रवाहित होने के लिए कई मार्ग दिख रहे हैं, तो इसलिए हर मार्ग से बहने लगेगी अलग अलग अमाउंट में। मान लेते हैं धारा आई का कुछ हिस्सा I1 के रूप में बहने लगा प्रतिरोध R1 वाले रास्ते की ओर, धारा आई का कुछ हिस्सा I2 के रूप में प्रतिरोध R2 वाले हिस्से में बहने लगा, शेष बचा हिस्सा धारा I3 जो है प्रतिरोध R3 वाले मार्ग में बहने लगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब सेल स्विच ऑन किए तो सेल से धारा I निकली और संधि ए या जंक्शन ए पर धारा को बहने के लिए कुल कितने मार्ग उपलब्ध हुए? 3। इसलिए धारा 3 भागों में बंटकर प्रवाहित होने लगी। I1 धारा प्रतिरोध R1 में, I2 धारा प्रतिरोध R2 में, I3 धारा प्रतिरोध R3 में बहने लगी। ये धारा ऐसे बहते बहते यहाँ आई, ये धारा बहते बहते यहाँ आई और ये धारा बहते बहते यहाँ आई। तीनों धारा फिर बी पर इकट्ठा होकर के आई बन करके लौटने लगी। तो इस तरह से धारा का प्रवाह आप दिखा सकते हो। और अब आप देख रहे हो यहाँ ये जंक्शन है, तो किरचॉफ का पहला नियम प्रयोग करें जंक्शन ए पर। तो देखो जरा, समांतर संयोजन के लिए किरचॉफ का पहला नियम इस्तेमाल होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम से पहला नियम क्या कहता है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य, या संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। तो संधि की ओर आने वाली धारा चित्र में देखो क्या है, और संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या हैं? I1, I2, I3। तो आप बोल सकते हो कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के।
आने वाली धारा I है, जाने वाली धाराएं I1, I2, R3, I3 है। अब बच्चों अगर इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R मान लें, यदि गौर से देखो, यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो तो आप लोग जानते हो का नियम क्या चल रहा था, B बराबर क्या होता है बच्चों? तो इससे हम अगर I पूछे तो क्या बता दोगे? B/R बतला लोगे ना। इसी तरह से अगर हम कहें कि I1 बताओ, माने पहले प्रतिरोध वाली धारा बताओ, तो सब में विभवांतर V ही है, विभवांतर सब में क्या है? B/R1। जैसे B/R तो I1 माने B/R, I2 माने B/R2, I3 माने बच्चों, इसी समीकरण में सबका मान रख दे, I1, I2, I3 सबका मान प्यारे बच्चों रख दें अगर, तो देखें क्या होता है। तो रख दो, धर दो, I जगह I1 की जगह, I2 की जगह, I3 की जगह धरने पर यहां ध्यान दीजिएगा, V/R बराबर V कॉमन है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। प्यारे बच्चों B सभी कट जाएगा, दिस भी काटिंग दिस भी, क्या आ गया? यहां लिख दे रहे हैं 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रतिरोधों का समांतर संयोजन हुआ और कुल प्रतिरोध का डेरिवेशन आ गया। इसको लैंग्वेज में बोलना आप कैसे बोलेंगे? प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में समस्त प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के समान होता है, या समस्त प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम तुल्य प्रतिरोध होता है। इज दैट ओके बेटा? तो ये हमारा प्रतिरोधों का समांतर संयोजन हुआ, और वो भी किरचॉफ के नियम से। आप जान रहे हो बेटा कि प्रतिरोध का संयोजन हम लोगों ने 9th-10th क्लास में श्रेणी और समांतर पढ़ा था, लेकिन यहाँ डेरिवेशन हम किरचॉफ के नियम के थ्रू कराया, आपको किरचॉफ के नियम का यूज करा दिए। अब इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे, और जो टॉपिक अब पढ़ेंगे बेटा उसको डबल ध्यान लगाकर समझिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर ये टॉपिक आप समझ लेते हो तो बोर्ड की परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अब सारे के सारे टॉपिक प्रैक्टिकल हैं, आपके स्कूलों में इनसे प्रैक्टिकल मिलेगा करने को। तो देखो टॉपिक क्या है, वैद्युत प्रतिरोध की माप करना। वैद्युत प्रतिरोध मापते कैसे हैं? माने अगर कोई तार दे दिया जाए या कोई चालक दे दिया जाए जिसका प्रतिरोध ना पता रहे और हमसे कहे इसका प्रतिरोध ज्ञात करो, तो प्यारे बच्चों वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने का, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने का कुल 4 तरीका है या कुल 4 उपकरण हैं जिनके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है। और अगर कोई उपकरण हमारे सामने आ जाते हैं तो हम लोग उपकरण का अध्ययन कैसे करते हैं? 3-4 स्टेप में उस उपकरण का थोड़ा इतिहास बताते हैं कि उस उपकरण को किसने बनाया है, उस उपकरण का सिद्धांत बताते हैं, माने वह उपकरण फिजिक्स के कौन से सूत्र या किस जो है नियम पर काम करता है, फिर उस उपकरण की रचना माने उसका डायग्राम कैसे बना है, और फिर उस उपकरण की क्रिया विधि वो वर्किंग कैसे करता है, और उपयोग माने 5 स्टेप में वर्णन करते हैं किसी भी उपकरण का। इतिहास, सिद्धांत, रचना, क्रिया विधि और प्रयोग या उपयोग। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ प्रतिरोध की गणना करना या प्रतिरोध की माप करना, कुल 4-5 उपकरण है जिनका वर्णन हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो उपकरण है उसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु परिपथ। नए नए नाम हैं जिनको आप कभी सुने नहीं होंगे, ऐसे नाम हैं, और ये लैब में इसका प्रैक्टिकल करने को होता है। तो अगर यहाँ हम अच्छे से समझा देंगे
तो प्रयोगशाला में अगर आप लोग रहे और प्रैक्टिकल का सामान मिल गया तो बिना किसी टीचर के बताए आप इसको कर लोगे। व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के द्वारा ये उपकरण है, इसके द्वारा चालकों का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। दूसरा उपकरण जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में इस बार आएगा, हमारा गेस है, मीटर सेतु परिपथ के द्वारा। मीटर सेतु परिपथ लैब में मेडिकल के लिए मिलता है। तो मीटर सेतु परिपथ के द्वारा किसी भी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तीसरा स्टेप है बच्चों पीओ बॉक्स के द्वारा। किसके द्वारा? पीओ बॉक्स के द्वारा, माने पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना। और चौथा है ओम्स लॉ, ओम के नियम के द्वारा वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना। यहाँ एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि ये व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के द्वारा जो किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने का स्टेप आपके सामने लिखे हैं, इसी को मेनली, ये थोड़ा लंबा है, इसी को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसी के सिद्धांत पे यह भी आधारित है और यह भी आधारित है। और आपकी सहूलियत के लिए ये पीओ बॉक्स ऑफ कोर्स से हटा दिया गया है, ठीक है। तो नहीं तो इसका चित्र बहुत जटिल बनता था। सबसे जटिल चित्र पीओ बॉक्स का रहता था, जिसमें 1 ओम से लेके अनंत ओम तक के प्रतिरोध बनाने पड़ते थे। कहाँ 2 ओम है, कहाँ 5 ओम है, कहाँ 8 ओम है। ऐसे पिछले 2 साल से ये कोर्स के बाहर हो गया। तो बच्चों, विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करने के कुल 4 तरीके हैं। चारों तरीकों में स्पेशली क्या है, व्हीटस्टोन सेतु परिपथ द्वारा। अब व्हीटस्टोन सेतु परिपथ इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, देखो हमने बताया ना कि पहले बकवास रूपी इतिहास, फिर जो है सिद्धांत, किस फार्मूले या किस थ्योरी पर ये प्रयोग हो रहा है, रचना कैसी है, क्रियाविधि कैसे है, सिद्धांत कैसे है। तो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे चार्ल्स फोलियो व्हीटस्टोन, CF व्हीटस्टोन शॉर्टकट में कहा जाता है, उनका पूरा नाम था। और इंग्लैंड के ये वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन भाई साहब ने 4 प्रतिरोधक तार लिए। क्या तार? एक सेल लिया और एक धारा मापी लिया और 2 स्विच। याद करो क्या क्या बोले हम, क्या क्या लिए? 4 प्रतिरोधक तार, एक सेल, एक धारा मापी, 2 स्विच। और इन सब को लेकर के एक जो है विशिष्ट प्रकार का परिपथ बनाया, जिसके द्वारा चालकों का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता था। इनके नाम के आधार पर इस परिपथ का नाम व्हीटस्टोन सेतु परिपथ हुआ। माने वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधक तार PQRS, एक का नाम P था, एक का नाम Q था, एक का नाम R था, एक का नाम S, एक सेल, एक धारा मापी और 2 स्विच लेकर के इन सभी को एक साथ जोड़कर एक विशेष परिपथ बनाया, जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जाती है। और यही जो है परिपथ व्हीटस्टोन सेतु परिपथ कहलाया। अब हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, इसका रचना पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे वगैरह वगैरह।